बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं गाइडिंग के चैप्टर 29 के पार्ट 1 की वीडियो को। स्टार्ट में यही बात कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है। देखो, अगर हाई कंसंट्रेशन हुई आपकी ईसीएफ की तो वाटर का ऑस्मोसिस होगा सेल्स से बाहर और सेल्स श्रिंक कर देंगे। अगर लो कंसंट्रेशन हुई तो वाटर सेल्स के अंदर दाखिल होगा, सेल्स स्वेल कर देंगे। तो यानी कि ऑस्मोलैरिटी को रेगुलेट करना बड़ा ज़रूरी है। अब ऑस्मोलैरिटी को रेगुलेट करने के लिए दो एक तरीके हैं, या तो हम फ्लूइड इनटेक को चेंज करें, भाई ज़्यादा पानी पी लो, कम पानी पी लो, या फिर रीनल वाटर एक्सक्रीशन को चेंज करें कि किडनीज जो वाटर को एक्सक्रीट कर रही हैं वो हम ज़्यादा एक्सक्रीट कर लें या कम एक्सक्रीट कर लें। बाकी जो चीज़ें हैं ना वो आपके ऑस्मोलैरिटी को रेगुलेट करने में रोल प्ले नहीं करती। मिसाल के तौर पे स्वेट फॉर्मेशन हो गया। अब आपकी बॉडी की ऑस्मोटिक कंडीशन पे स्वेट डिपेंड नहीं करता। भाई गर्मी लगेगी तो स्वेट फॉर्म होगा, नहीं तो स्वेट फॉर्म नहीं होगा। स्वेट का जो वॉल्यूम है वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा कि आपकी बॉडी में क्या ऑस्मोलैरिटी है। वेरी सिमिलरली फीचर के थ्रू जो आपके वाटर ने निकलना है उसने निकलना है। फिर लंग्स के थ्रू जो आपका वाटर निकल रहा है, एवापोरेट हो रहा है, उससे निकलना है, ठीक है। तो वो चीज़ें कांस्टेंट हैं, वो चीज़ें ऑस्मोलैरिटी को रेगुलेट करने के लिए ऊपर नीचे नहीं होती। हाँ, ये दो चीज़ें हैं जो बॉडी की ऑस्मोलैरिटी के मुताबिक ऊपर नीचे हो सकती हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। नंबर 1 हम देखेंगे किडनीज वाटर को, मतलब बहुत ज़्यादा पानी हो तो ज़्यादा पानी को एलिमिनेट किस तरह से करती हैं। नंबर 2 हम देखेंगे कि पानी की कमी हो तो किडनीज किस तरह से वाटर को बचा के रखती हैं। फिर इसी तरह से रीनल फीडबैक मैकेनिज्म आते हैं और फिर हम देखेंगे कि इनटेक को हम किस तरह से चेंज करते हैं, यानी थर्स्ट और सॉल्ट एपेटाइट, यानी कि पानी का पीना हम ज़्यादा या कम किस तरह से करते हैं। इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक हो। के बाद सबसे पहले देखते हैं कि जब बॉडी के अंदर वाटर की एक्सेस हो जाए तो किडनी उस वाटर को किस तरह से निकालती है। ज़ाहिर सी बात है डाइल्यूट यूरिन बनाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को निकाला जा सके। तो यही बात कर रहे हैं वो कि जनाब वाले, जब वाटर की एक्सेस होती है, फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी यानी कि कंसंट्रेशन आपकी बॉडी के अंदर कम हो जाती है। डाउन की बात, ऐसी कंसंट्रेशन के अंदर हम लोग बहुत डाइल्यूट यूरिन बनाते हैं और बहुत ज़्यादा यूरिन बनाते हैं ताकि वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा निकाला जा सके। अब यूरिन में कितना वाटर एक्सक्रीट करना है, कितना बनाना है, ये लार्जली डिपेंड कर रहा होता है हमारे पास एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के ऊपर। किस तरह से, देखो सीधी सी बात है, अगर बॉडी के अंदर वाटर की कमी है, डिहाइड्रेशन कंडीशन है, तो जारी बात है फ्लूइड की कंसंट्रेशन बहुत हो चुकी होगी। ईसीएफ में जो फ्लूइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी ना, तो हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशंस के अंदर हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन रिलीज करता है। जब ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन रिलीज करता है तो ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन रीनल ट्यूब्यूल्स की वाटर परमिएबिलिटी इंक्रीज कर देते हैं। ये जो रीनल ट्यूब्यूल्स है ना, इनमें वाटर की परमिएबिलिटी इंक्रीज कर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब हो सके। जाहिर बात है बॉडी में वाटर की कमी है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं और यूरिन में कम से कम वाटर को वेस्ट करते हैं। ये काम करता है एडीएच जब आपके पास पानी की कमी होती है। और जब पानी बहुत ज़्यादा होता है तो एडीएच का लेवल कम हो जाता है। एडीएच का लेवल कम होता है तो ये ट्यूब्यूल्स वाटर के लिए परमेबल नहीं रह जाती। इस केस में क्या होगा, वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकेगा और वाटर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीट हो जाएगा। तो अच्छी बात है यार, वाटर एक्सक्रीट हो जाए, हमें इसमें ऐसी कौन सी लेने देनी। हमारे पास एक्सेस वाटर हुआ है, बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी जमा हुआ है, तो वो जो एक्सेस वाटर है वो एक्सक्रीट हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। और एक और चीज़ देखिएगा, ये जो एडीएच अपना ये जो अच्छा, अब एक और पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, वो बताते हैं कि वाटर की एक्सक्रीशन को हमने जो इंक्रीज डिक्रीज किया है इसका सोल्यूट से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि जी यूरिन ज़्यादा बन रहा है वाटर को निकालने के लिए तो सोल्यूट्स भी बॉडी में से ज़्यादा निकल गए, ना जी ना। हम डाइल्यूट यूरिन बनाएंगे ताकि सोल्यूट्स ज़्यादा ना निकल सकें। तो सोल्यूट्स की एक्सक्रीशन का वाटर की एक्सक्रीशन से ताल्लुक नहीं है। अगर वाटर एक्सेस हो रहा है हम सिर्फ वाटर को एक्स्ट्रा निकालेंगे, सोल्यूट्स को बचा लेंगे। कैसे करते हैं वो मैकेनिज्म हम समझते हैं। डाउन के बाद स्टार्ट करते हैं रीनल मैकेनिज्म फॉर एक्सक्रीटिंग डाइल्यूट यूरिन। डाइल्यूट यूरिन बनाने के लिए आपकी किडनीज क्या क्या कुछ करती हैं। यहाँ पे कुछ फिगर्स वगैरह बताए हुए हैं कि अगर आप डाइल्यूट यूरिन बनाने के लिए किडनीज किस तरह से काम करती हैं, इन चीज़ों को यहाँ पे हम देखेंगे। हम बहुत ही डाइल्यूट यूरिन फॉर्म कर सकते हैं जैसे कि 50 मिलीऑस्मोल, और बहुत ज़्यादा यूरिन फॉर्म कर सकते हैं, उन्होंने बताया 20 लीटर्स पर डे। मतलब जाहिर बात है अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हो, हम बहुत डाइल्यूट और बहुत ज़्यादा यूरिन बनाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एक्सक्रीट किया जा सके। अब यहाँ पे आप ग्राफ देखिएगा, वो बता रहे हैं मिसाल के तौर पे एक बंदे ने 1 लीटर पानी पी लिया है। जब 1 लीटर पानी पिया है तो अब सबसे पहले ये देखो यूरिन फ्लो रेट अचानक इंक्रीज कर गया ताकि वो जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाए। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हम यूरिन को इंक्रीज करते हैं, सोल्यूट को ज़्यादा ज़ाया नहीं होने देते। तो आप देख सकते हैं यूरिन तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर चुका है, लेकिन साथ ही साथ उस यूरिन की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर गई है। समझ में आ रही है बात भाई? नेचुरल सी बात है, पहले हमारे पास यूरिन नॉर्मल बन रहा था और उस यूरिन में जो सोल्यूट निकल रहा है वो भी नॉर्मल था। मिसाल के तौर पे 1 लीटर यूरिन था, उस 1 लीटर यूरिन में 2 ग्राम सोल्यूट निकल रहे थे। वेरी गुड। अब आपने 4 लीटर यूरिन बनाना शुरू कर दिया है, सोल्यूट हम अभी भी 2 ग्राम ही निकालते हैं, तो जाहिर सी बात है यूरिन की कंसंट्रेशन बहुत थोड़ी हो गई। पहले 1 लीटर में 2 ग्राम सोल्यूट था,
अब 4 लीटर में 2 ग्राम सोल्यूट है तो कंसंट्रेशन थोड़ी हो गई ना। तो ये आप देख सकते हैं कि यूरिन की कंसंट्रेशन थोड़ी हो गई, वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, एज अ रिजल्ट सोल्यूट ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा है। ठीक है, यूरिन ज़्यादा होने से सोल्यूट की एक्सक्रीशन ज़्यादा नहीं हुई, सोल्यूट उतना ही निकला है जितना नॉर्मल रूटीन में निकलता था। यूरिन ज़्यादा किस तरह से हुआ, ज़्यादा वाटर निकाल के। डन होगी बात। तो ये उन्होंने ग्राफिकली यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब हम देखते हैं एक एक नेफ्रॉन के पार्ट्स में किस तरह से काम होता है। तो जी सबसे पहले आपके जो ये जो बोमैंस कैप्सूल है, यहाँ पे तो वही कंसंट्रेशन आएगी ना जो ब्लड में कंसंट्रेशन थी। मिसाल के तौर पर ब्लड में कंसंट्रेशन होती है 300 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर, तो इसमें जो फ्लूइड आएगा उसकी भी वही कंसंट्रेशन है। डन होगी बात। यहाँ पे ये घुसना शुरू करेगा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में हम सोल्यूट को भी रीअब्सॉर्ब करते हैं और वाटर को भी रीअब्सॉर्ब करते हैं। सही है, तो यहाँ पे आपके पास ज़्यादा कंसंट्रेशन डिफरेंस नहीं आता। भाई मैं सोल्यूट भी रीअब्सॉर्ब कर जा रहा हूँ, वाटर भी रीअब्सॉर्ब कर जा रहा हूँ और तकरीबन इक्वल रीअब्सॉर्ब करता हूँ। अगर किसी सोल्यूशन में से मैं वाटर ज़्यादा रीअब्सॉर्ब कर लूँ तो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और अगर किसी सोल्यूशन में से वाटर थोड़ा रीअब्सॉर्ब करूँ, सोल्यूट ज़्यादा रीअब्सॉर्ब कर लूँ, ज़ाहिर बात है कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। और अगर किसी सोल्यूशन में से वाटर और सोल्यूट दोनों एक जितना ही रीअब्सॉर्ब कर रहा हूँ तो सारी सी बात है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगी। सही हो गई बात। पहले 10 लीटर पानी था, उसमें 10 ग्राम सोल्यूट था, मैंने 5 लीटर पानी भी रीअब्सॉर्ब कर लिया और 5 ग्राम सोल्यूट भी रीअब्सॉर्ब कर लिया, तो पहले भी कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर लीटर थी, अभी भी कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर लीटर है। तो कुछ इस तरह का सूरत हाल होती है आपके पास प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में कि ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहती है। उसके बाद आता है आपके पास डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। लो जी, जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ना, इसमें बात ये है वाटर की परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, सोल्यूट्स की ज़्यादा नहीं होती। तो यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है आपकी जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप वाटर को बहुत ज़्यादा रीअब्सॉर्ब कर रहे हैं और सोल्यूट्स की वो जो एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल भी चल रही थी वो खत्म हो गई है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट येलो शो किया हुआ है, यहाँ पे ऐसा ऐसा डार्क येलो होता जा रहा है। शो ये कर रहे हैं कि कंसंट्रेशन जो बढ़ती चली जा रही है। कितनी बढ़ती है, जितनी इंटरस्टिशियम की कंसंट्रेशन होती है वो आगे हम काउंटर करंट में समझेंगे, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगी। अभी बस देख लेंगे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गई। डन है बात। जब असेंडिंग लिम्ब में आते हैं, खासतौर पे थिक असेंडिंग लिम्ब में, तो अब वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं हो सकता, सोल्यूट धड़ाधड़ रीअब्सॉर्ब होंगे। तो जब आप सोल्यूट को रीअब्सॉर्ब करोगे, वाटर को नहीं करोगे, सारी बात है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन बहुत कम हो जाएगी, यानी कि यूरिन डाइल्यूट होता चला जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं ऊपर जाते हुए डार्क येलो से लाइट येलो, क्योंकि हम सोल्यूट निकालते जा रहे हैं, वाटर नहीं निकाल रहे। तो यहाँ पे आपके पास कंसंट्रेशन जो है वो बहुत थोड़ी हो गई है। तो ये हमने देख लिया थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में क्या हुआ। फिर आगे आ जाए आप डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कॉर्टिकल, ये जो है ना लेट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट्स और ये सारी जगह, इन सारी जगहों पे वाटर की रीअब्सॉर्प्शन डिपेंड करती है एडीएच पे। अगर एडीएच होगा तो वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, अगर एडीएच नहीं होगा तो वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होगा। ठीक है, अलबत्ता सोल्यूट्स की रीअब्सॉर्प्शन यहाँ भी चलती रहती है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि NaCl यहाँ भी रीअब्सॉर्ब हो रहा है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, डाइल्यूट यूरिन कैसे बनता है। तो अगर हमें डाइल्यूट यूरिन बनाना है तो समझ लो कि एडीएच अभी नहीं है। तो जाहिर बात है अगर एडीएच नहीं होगा तो यहाँ पे वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, सोल्यूट्स रीअब्सॉर्ब होते चले जाएंगे। तो जब सोल्यूट रीअब्सॉर्ब होंगे, वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, तो हमारा यूरिन बहुत डाइल्यूट हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसकी ऑस्मोलैरिटी 100 से कम होते होते 70 से कम होते होते 50 तक आ चुकी है। बहुत ही डाइल्यूट यूरिन बन चुका है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक इस सारी जगह में हम सोल्यूट्स को रीअब्सॉर्ब करते नहीं हैं और वाटर को हमने किया कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही डाइल्यूट यूरिन बन चुका है, क्योंकि वाटर की रीअब्सॉर्प्शन हमने बहुत थोड़ी की थी। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अगर डिस्कस कर रहे हैं कि जो हेल्दी किडनीज होती है ना, चूंकि आप देख सकते हैं कि सारे जगह पे सोल्यूट रीअब्सॉर्ब बहुत ज़्यादा हो रहा है, डाइल्यूट यूरिन बन रहा है। हेल्दी किडनीज यहाँ पे डाइल्यूट यूरिन बनाती हैं, चाहे एडीएच हो चाहे एडीएच ना हो। अगर एडीएच होगा तो कुछ ना कुछ वाटर की भी रीअब्सॉर्प्शन होती रहेगी, लेकिन सोल्यूट्स की ज़्यादा रीअब्सॉर्प्शन होगी तो डाइल्यूट यूरिन बन जाएगा। और अगर एडीएच की भी कमी हुई तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया ना, कि हेल्दी किडनी है, सोल्यूट्स को रीअब्सॉर्ब कर रही है और ऊपर से एडीएच की भी कमी हो गई है, यानी वाटर भी रीअब्सॉर्ब नहीं हो सकता, तो फिर तो बहुत ही डाइल्यूट यूरिन बन जाएगा। क्लियर होगी बात। यहाँ तक हमने देखा डाइल्यूट यूरिन की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि अगर बॉडी में पानी की कमी है तो फिर किडनीज पानी को बचाने के लिए, पानी को कंजर्व करने के लिए कंसंट्रेटेड यूरिन किस तरह से बनाती हैं। यहाँ पे कुछ थोड़ी सी उन्होंने जनरल बातें डिस्कस की हुई है। किस तरह की बातें डिस्कस की हुई है, देखो जो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं ना, उनके पास पानी पीने के लिए कोई वाफर तो मतलब खुली मिकदार तो होती नहीं है, जाहिर सी बात है आप एक लिमिटेड हद तक इंटेक कर रहे होते हैं, अलबत्ता पानी निकल बहुत रहा होता है। बात है जी, जो एनिमल्स फ्रेश वाटर में रहते हैं उनको तो वाटर इतना कंजर्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको तो खुली सप्लाई पानी की है, जितना चाहे पानी पीते रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो लैंड पे एनिमल्स रहते हैं, जाहिर बात है उनकी वाटर की इनटेक लिमिटेड होती है और वाटर निकलना उनकी लंग्स के थ्रू एवापोरेट हो रहा होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट फीचर्स के थ्रू पानी निकाल रही होती है, स्किन से स्वेटिंग के थ्रू, और वैसे भी
एवापोरेशन के थ्रू पानी निकल रहा होता है, और किडनीज ने भी कुछ ना कुछ जारी बात है कुछ ना कुछ तो यूरिन फॉर्म करना ही करना है ना। तो ऐसी सूरत हाल में ज़रूरी हो जाता है हमारे पास एट टाइम्स के वाटर को हम कंजर्व करें। अगर किसी में पानी की कमी हुई है तो वाटर को कंजर्व करना पड़ता है। तो हमारी किडनीज एक तरफ हमने देखा था बहुत डाइल्यूट यूरिन बना सकती हैं 50 मिली ऑस्मोल वाला जिसमें हमने पानी को निकालना था, और दूसरी तरफ बहुत कंसनट्रेटेड यूरिन बना सकती हैं 1200 से 1400 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। इतना कंसनट्रेटेड बनाती हैं ताकि हम इतने मिली ऑस्मोल सोल्यूट निकाल सकें बहुत थोड़े पानी से। डाउन की बात इससे भी ज़्यादा, ये तो हमारे अंदर कंसनट्रेटिंग एबिलिटी है ना। एक होता है ऑस्ट्रेलियन हॉपिंग माउस, ये डेजर्ट में रहता है, ये इतनी ज़्यादा कंसनट्रेशन एबिलिटी रखता है कि इसका यूरिन 10,000 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर तक कंसनट्रेट हो सकता है। तो इसको देखो तो ये बहुत थोड़ी पानी की एक्सक्रीशन करनी पड़ती है। क्यों भाई, इसने थोड़ा सा यूरिन बनाना है और उसी यूरिन में ढेर सारा सोल्यूट, ढेर सारा वेस्ट मटेरियल निकाल देना है, क्योंकि आप देख सकते हो बहुत कंसनट्रेटेड यूरिन बनाता है, तो इसको बहुत थोड़ा सा पानी निकालना पड़ता है। तो इसी वजह से इस माउस को पानी पीने की ज़रूरत ही नहीं होती, बस उसकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म से, उसके खाने से जो पानी बन गया उतना पानी उसके लिए बहुत होता है, ठीक, क्योंकि ये डेजर्ट में रह रहा है। तो अल्लाह ताला ने उसको अडेप्ट इस तरह से किया है ना, कुदरत अल्लाह ताला की। दूसरी तरफ आपके पास बीवर्स हैं, इनके पास पानी की खुली सप्लाई होती है, इसलिए ये यूरिन बहुत कंसनट्रेटेड बना ही नहीं सकते। ये मैक्सिमम बहुत जान भी मार लेना तो सिर्फ 500 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर तक बना सकते हैं। तो इनको कोई ऐसी टेंशन की बात भी नहीं है। इनको अगर सोल्यूट को निकालने के लिए बहुत सारा पानी निकालना पड़ा तो कहेंगे खैर है, हम पानी पी भी बहुत सकते हैं। डनो की बात। अच्छा, उसके बाद आते हैं ऑब्लिगेटरी यूरिन वॉल्यूम। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो सीधी सी बात है, अगर मैंने एक हद तक सोल्यूट निकालना है उसके लिए कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑफ यूरिन जरूर बनाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ ह्यूमंस मैक्सिमम इतना कंसनट्रेटेड यूरिन बना सकते हैं 1400 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर, ठीक है। अब एक बंदा 1400 मिली ऑस्मोल्स वेस्ट मटेरियल को बॉडी से निकालना चाहता है, 1400 मिली ऑस्मोल्स वेस्ट मटेरियल बॉडी से निकालना चाहता है। मैं आपसे कहता हूँ क्या ये आधे लीटर में इतना निकाल सकता है? आप कहेंगे भाई नहीं निकाल सकता, क्योंकि अगर आधे लीटर में निकाले तो कंसनट्रेशन क्या होगी? सीधी सी बात है, अगर आधे लीटर में 1400 है तो इसका मतलब कंसनट्रेशन होगी 2800 पर लीटर। ना जी ना, इतना कंसनट्रेट हम कर ही नहीं सकते। हमारी कंसनट्रेशन की इतनी ताकत ही नहीं है, हमारी ताकत 1400 या 1200 ही है। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि एक इंसान 1200 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर इतना कंसनट्रेटेड यूरिन बना सकता है, ठीक है। और कितना सोल्यूट होता है जो उसने बॉडी से निकालना ही होता है। अगर एक एवरेज 70 kg मैन लिया जाए तो ऐसे आदमी ने तकरीबन 600 मिली ऑस्मोल्स ऑफ सोल्यूट डेली बॉडी से निकालना होता है। इसका मतलब है 600 मिली ऑस्मोल्स के लिए अगर मैक्सिमम कंसनट्रेटेड यूरिन भी बनाए तो कम अज़ कम आधा लीटर यूरिन तो बनाना ही पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं, ½ लीटर पर डे। क्यों? क्योंकि इतना सोल्यूट निकालना है और 1 लीटर में 1200 मिली ऑस्मोल सोल्यूट आ सकते हैं, ठीक है। 600 मिली ऑस्मोल सोल्यूट निकालना है और 1 लीटर में 1200 मिली ऑस्मोल आ सकता है। इसका मतलब है आधे लीटर में 600 मिली ऑस्मोल आएगा, तो कम से कम आधा लीटर यूरिन बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसे हम कहते हैं ऑब्लिगेटरी यूरिन वॉल्यूम, कि इस पर्टिकुलर सोल्यूट को निकालने के लिए जो मिनिमम यूरिन हमें बनाना पड़ेगा ना, उसको हम कहते हैं ऑब्लिगेटरी यूरिन वॉल्यूम। अच्छा, यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आती है सी वाटर के बारे में। हम कहते हैं जो लोग सी वाटर का इंटेक करते हैं ना, उसको पानी पीते हैं, उनको उल्टा डिहाइड्रेशन होती है। ये क्या बात हुई भाई, वाटर का इंटेक हो रहा है। असल में उनको डिहाइड्रेशन इसलिए होती है क्योंकि जो सी वाटर है ना, उसकी अपनी कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा होती है कि उसमें पानी के साथ सोल्यूट भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। क्या कंसंट्रेशन होती है? सी वाटर की कंसंट्रेशन होती है 1200 मिली ऑस्मोल। ये देखो जी, 1200 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। अब अगर एक बंदे ने 1 लीटर सी वाटर पी लिया है तो माना कि 1 लीटर वाटर तो आ गया उसकी बॉडी में, लेकिन साथ साथ 1200 मिली ऑस्मोल सोल्यूट भी आ गए, ठीक है। 600 मिली ऑस्मोल सोल्यूट तो वो हैं जो इंसान के वैसे सोडियम और ये वो चीज़ें होती हैं, यूरिया होता है, क्रेटिनिन होती है, उसने निकालना होता ही होता है, ठीक है। 600 मिली ऑस्मोल तो वो है। उल्टा 1200 उसने सी वाटर में पी भी लिया है, तो अब टोटल कितना सोल्यूट निकालना पड़ेगा उसको? कि 1200 जो पिएगा तो निकालना ही पड़ेगा, ऊपर से 600 यूरिया भी निकालना पड़ेगा, यानी कि 1800 मिली ऑस्मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना पड़ेगा। आप मुझे बताएं 1800 मिली ऑस्मोल्स को निकालने के लिए कितना यूरिन बनाना पड़ेगा? 1 लीटर यूरिन में 1200 मिली ऑस्मोल आता है, तो 1800 मिली ऑस्मोल को निकालने के लिए 1.5 लीटर यूरिन बनाना पड़ेगा। तो ये तो भाई उल्टा नुकसान की बात हो गई। 1 लीटर पानी पिया था और आपको 1.5 लीटर यूरिन बनाना पड़ेगा, तो ये उल्टा डिहाइड्रेशन कॉज कर देता है, क्योंकि आपने इतना कंसनट्रेटेड पानी पिया है कि वो पानी मजीद बस जितना कंसनट्रेटेड पानी पिया था वो एज इट इज यूरिन में निकल गया, बॉडी के वेस्ट मटेरियल को नहीं निकाल सका। बॉडी के वेस्ट मटेरियल निकालने के लिए मजीद आधा लीटर यूरिन बनाना पड़ेगा,
ठीक है। तो 1 लीटर पानी पिया, 1.5 लीटर पानी आपको निकालना पड़ा, क्योंकि जारी बात है बॉडी का ये सेक्शन भी तो निकालना था ना, तो इस वजह से सी वाटर पीने से उल्टा डिहाइड्रेशन होती है इंस्टेड ऑफ हाइड्रेशन। डन की बात। फिर आता है यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन में मौजूद सोल्यूट्स के वेट से ताल्लुक रखता है। हम चेक करते हैं यूरिन में मौजूद सोल्यूट्स का वेट कितना है। आमतौर पे जब ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है, ऑस्मोलैरिटी का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करते हैं, तो जाहिर बात है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बढ़ने से वेट ऑफ पार्टिकल्स भी इंक्रीज करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1000 पार्टिकल्स का वेट ज़्यादा होगा या 10,000 पार्टिकल्स का वेट ज़्यादा होगा, जाहिर बात है 10,000 का वेट ज़्यादा है, ठीक है। कंसिडर करें ना कि पार्टिकल्स का साइज एक इतना ही है। अच्छा, तो एक बात तो ये पता चल गई कि जैसे जैसे ऑस्मोलैरिटी बढ़ाते जाएंगे साथ साथ यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कई दफ़ा इतने हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं कि ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा नहीं बढ़ती, स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत बढ़ जाती है। ज़ाहिर सी बात है यार, अगर मैं बहुत हैवी पार्टिकल्स डाल दूँ तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो ऑलमोस्ट नॉर्मल रहेंगे, लेकिन वेट बहुत बढ़ जाएगा। तो ख़ास तौर पे हमारे पास जिसका क्लिनिकल इफेक्ट है ना, वो ये है कि कई दफ़ा हम इंसान को ऐसे ड्रग्स वगैरह देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें देते हैं कि उसके ब्लड के अंदर बहुत हैवी वेट मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। अब हैवी वेट मॉलिक्यूल्स आए हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ठीक है, तादाद ठीक है, लेकिन चूंकि उनका वजन बहुत ज़्यादा था, तो जब हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाली तो हमने कहा ओए होए होए सोल्यूट्स का वजन बहुत ज़्यादा हुआ है, लगता है ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बहुत ज़्यादा है। हालांकि ब्लड की ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल थी, ब्लड में नंबर ऑफ सोल्यूट्स नॉर्मल थे। ठीक होगी बात। तो ये हमारे पास कभी कभी मुगालता हो जाता है। क्लियर। यूरो स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर किस तरह से करते हैं हम लोग? डिफ्टेक्स से भी मेजर कर लेते हैं इसको, रिफ्रैक्टोमीटर से भी मेजर कर लेते हैं इसको, इसमें कोई ऐसे डिफिकल्टी वाली चीज़ नहीं है। आगे चलते जनाबी वाली, एक्सक्रीटिंग कंसनट्रेटेड यूरिन। कंसनट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। नंबर 1, ADH बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और नंबर 2, रीनल मेडुला के अंदर हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशन होनी चाहिए। क्यों? देखो सीधी सी बात है, अगर ADH ज़्यादा होगा तो ही हम वाटर को रीअब्जॉर्ब कर सकेंगे, और वाटर को रीअब्जॉर्ब करेंगे तो ही आपके पास कंसनट्रेटेड यूरिन बनेगा ना। नंबर 2, अगर ADH ज़्यादा हुआ लेकिन आपके ट्यूब्यूल्स के बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा ना हुई, मिसाल के तौर पे ये देखो पहली बात क्या है, देखो अगर ADH नहीं होगा तो पानी बाहर जाना चाहता है, ADH जाने नहीं दे रहा, अल्टीमेटली पानी रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकेगा। लो जी, आप कंसंट्रेटेड यूरिन नहीं बना सके। नंबर 2 बात, ADH तो है लेकिन आपकी जो रीनल इंटरस्टिशियम है इसकी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा नहीं है, यानी कि इसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं है। तो अगर रीनल इंटरस्टिशियम में ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं होगी तो ADH होगा। ADH लोग पानी कहाँ जाना है, पानी कहेगा यार बाहर भी उतनी कंसंट्रेशन नहीं है, अंदर भी उतनी कंसंट्रेशन नहीं है, मैं गोली मारो बाहर जाके मैंने क्या करना है। ठीक है, तो 2 बातें ज़रूरी है। नंबर 1, ADH ज़्यादा होना चाहिए, और नंबर 2, बाहर की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि पानी ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो सके। तो ये 2 बातें उन्होंने हमें बताई हुई है कि ये 2 शराइत हमारे पास ज़रूरी होती हैं। अगर ये दोनों चीज़ें होंगी तो हम कंसंट्रेटेड यूरिन बना लेंगे। हमारे पास बहुत खास नेफ्रॉन होते हैं कंसंट्रेटेड यूरिन को बनाने के लिए, जिनको हम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। इन नेफ्रॉन्स का जो लूप ऑफ हेनले है वो बहुत डीप रीनल मेडुला में जा रहा होता है, इवन पेल्विस तक जा रहा होता है। तो नंबर 1, हमारे पास 25% नेफ्रॉन्स बहुत डीप जा रहे होते हैं। नंबर 2, उन नेफ्रॉन्स के साथ साथ बहुत डीप खास ब्लड वेसल्स भी जा रही होती है, जिनको हम वाजा रेक्टा कहते हैं। और नंबर 3, हमारे पास मेडुला के अंदर कलेक्टिंग डक्ट्स भी होती हैं। तो यहाँ पे कुछ उन्होंने स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए हैं कि भाई ये स्ट्रक्चर जो हैं ये कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने में काम आते हैं। अब कंसंट्रेटेड यूरिन हम बनाते किस तरह से हैं, यानी कि रीनल इंटरस्टिशियम की हाई कंसंट्रेशन करते किस तरह से है। मैंने कहा था ना इंटरस्टिशियम में कंसंट्रेशन हाई होनी चाहिए। किस तरह से हम इंटरस्टिशियम में कंसंट्रेशन हाई करते हैं, उसके लिए होता है हमारे पास काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म इंटरस्टिशियम में सोल्यूट को बहुत ज़्यादा कर देता है। कैसे करता है भाईजान? एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम होती है सोल्यूट में, और आपको पता है सोडियम के साथ को ट्रांसपोर्ट में बहुत सा पोटेशियम, क्लोराइड, ग्लूकोज वगैरह जाता है। नंबर 1 ये चीज़ होगी जो कि इंटरस्टिशियम की कंसंट्रेशन को बढ़ाएगी। नंबर 2, बहुत से दूसरे आयंस की एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। नंबर 3, यूरिया की फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है ताकि बाहर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो सके। और नंबर 4, पानी को हम रीअब्जॉर्ब नहीं होने देते, पानी की बहुत थोड़े रीअब्जॉर्प्शन करते हैं ताकि बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा रहे। ढालों की बात, ये 3-4 चीज़ें थी। आगे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे ये किस तरह से होगा, लेकिन पार्ट 2 की वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो चलिए शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।